हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। हम देख रहे थे इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था। एमसीक्यू के फॉर्मेट में हम इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था को कवर कर रहे हैं ये 2000 प्लस एमसीक्यू सीरीज में, जिसके अंतर्गत हमने भारत का संवैधानिक विकास टॉपिक देख लिया है। यदि आपने नहीं देखा है तो चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई है इंडियन पॉलिटी नाम से, साथ ही साथ 2000 प्लस एमसीक्यू सीरीज नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल में। आप उसमें जाकर के सभी वीडियो लेक्चर्स को देख सकते हैं। तो चलिए फिर हम आज की क्लास को अपने स्टार्ट करते हैं, जहां हम देखने जा रहे हैं संविधान की उद्देशिका एवं नागरिकता की कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, प्रिएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिटीजनशिप के कुछ हम एमसीक्यूज आज डिस्कस करने जा रहे हैं। अपने सेशन को स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचते रहे और समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी डाउनलोड कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को आप लोग डाउनलोड करके अपने मोबाइल में हमारे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं। उसमें से होगा क्या, तो आपको समय समय पर पता चलता रहेगा कि YouTube में कौन से वीडियो लेक्चर्स अपलोड किए गए हैं, जिसको आप लोग बिल्कुल देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर हम सेशन को स्टार्ट करेंगे। और यदि आपको सेशन अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक भी कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ ले सकें एवं अपने जीवन में सफल हो सके। साथ ही साथ यदि हम देखें कि संविधान की उद्देशिका एवं नागरिकता, तो इसके हमने अपने प्रीवियस सेशन में 20 क्वेश्चंस कर लिए हैं। आज हमें 21st क्वेश्चन से देखना है, 21वें क्वेश्चन से हमें आज के क्लास को अपनी स्टार्ट करना है। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये सभी चीजें हमने देख ली थी अपने प्रीवियस लेक्चर में। जैसा कि मैंने आपको बताया, यदि आपने नहीं देखा है तो चैनल में प्लेलिस्ट जो बनी हुई है वहां जाकर के आप देख सकते हैं। हम आ जाते हैं अपने 21st क्वेश्चन में, जो कि यहाँ दिया गया है। क्या बोला गया है हमसे बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान का केंद्रीय सिद्धांत नहीं है। आपसे पूछा जा रहा है, यह धर्म के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करता है। पूछा गया है कि केंद्रीय सिद्धांत नहीं है भारतीय संविधान का, ठीक नहीं है पूछा गया, ये ध्यान दीजिएगा। तो हमसे फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा क्या है, तो फर्स्ट है हमारा, यह धर्म के आधार पर विभेद का परिषेध करता है, यह कतिपय धर्मों को शासकीय प्रतिष्ठा देता है, यह किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता देता है, यह धार्मिक समुदायों के भीतर सभी नागरिकों की समानता सुनिश्चित करता है। आपके कूट के यदि आपके ऑप्शंस क्या है, 1 2 3 केवल 3 और 4, 2 3 4 केवल 2, बताइए सही नहीं है पूछा गया है। ध्यान दीजिएगा, नहीं पूछा गया है। और उसके बाद में चलिए अब आप अपने आंसर दीजिए। देखिए, आप पॉज कर लीजिए और अपने आंसर साथ में देते हुए चलेगा। हम यहाँ पे डायरेक्टली डिस्कस करते हैं। यदि हम नहीं है, भारतीय संविधान का केंद्रीय सिद्धांत नहीं है, तो यहाँ पे हमारे भारत में जो यदि हम देखें हमारे भारतीय संविधान में क्या है कि धर्म के आधार पर विभेद का प्रतिषेध है, कि आप धर्म के आधार पर किसी का भी भेदभाव नहीं कर सकते। ठीक है, ये तो बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद दिया गया कतिपय धर्मों को शासकीय प्रतिष्ठा। किसी को शासकीय प्रतिष्ठा मिला है क्या कि ये धर्म शासकीय है? जी नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, 2 गलत है हमारा। तो जहां जहां पे 2 है वो तो हमारा आंसर होगा ही, तो ये नहीं होगा, यहाँ पे तो 2 है ही नहीं क्योंकि। ठीक, आइए, लेकिन 1 तो हमारा सही है, तो वो तो गलत है ही नहीं, तो ए भी कट गया। अब वी आर ओनली लेफ्ट विद द 2 ऑप्शंस। ठीक है, सी और डी। फिर उसके बाद दिया गया यह किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता देता है। जी हाँ, यह किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता तो देता है, यानी कि 3 सही है। और यदि हमने देखा कि 2 गलत है, 2 तो है लेकिन 3 तो सही है, यानी कि ये भी आंसर नहीं होगा। हमने 4 को तो पढ़ा ही नहीं, लेकिन हम अपने आंसर में आ गए क्या, केवल 2 हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। इस तरीके से आप लोगों को सॉल्व करना, और ये जो एलिमिनेशन ट्रिक है, ये एक बेहतरीन ट्रिक है, जहां पे आप अपनी
जो पढ़े हुए को किस तरीके से आप कंसोलिडेट करके आप अपने एग्जाम में उसको बिल्कुल ला सकते हो और यूज कर सकते हो। तो इस तरीके से आप बिल्कुल अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करिए और डेफिनेटली आपको सफलता जरूर मिलेगी और आपसे क्वेश्चन बिल्कुल एक्यूरेसी, आप डाउट में नहीं रहोगे सही है गलत, बिल्कुल सही ही आप बना करके आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये रहा, ये ठीक। बताइए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा भारत के संविधान की नागरिकता के उपबंधों के बारे में सही है? नागरिकता पूछा गया, ठीक है। यदि किसी व्यक्ति ने किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर ली है तो वह अनुच्छेद 5 के आधार पर भारत का नागरिक नहीं होगा, अथवा अनुच्छेद 6 या 8 के आधार पर भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। संसद की शक्ति है कि नागरिकता की अर्जन और समाप्ति के तथा नागरिकता से संबंधित अन्य सभी विषयों के संबंध में उपबंध करे। तो ये तो हमने पढ़ा है कि नहीं? और हमसे सही उत्तर पूछा गया केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? यहाँ पे देखिए नागरिकता के हमसे पूछा गया कि नागरिकता के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो यदि हम देखें तो संसद के पास जी हाँ बिल्कुल शक्ति है कि वो नागरिकता की अर्जन एवं समाप्ति के लिए क्या कर सकते हैं? उपबंध कर सकते हैं। और जिसके अनुसार जो है इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1935 लाया गया था, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 लाया गया और समय समय पर इसी को संशोधन किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 तो बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 2 जैसे ही सही हुआ तो ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो गया, ना तो एक और ना ही दो, ठीक। और ये वाला भी ऑप्शन गलत हो गया। हम अब 50-50 में आ गए हैं। एक को पढ़ लेते हैं। यदि किसी व्यक्ति ने किसी विदेशी राज्य की नागरिकता को स्वेच्छा से अर्जित कर लिया है तो क्या होगा? भारत का नागरिक नहीं होगा। जी हाँ, वो भारत का नागरिक नहीं होगा। नागरिकता के बारे में दिया कहां तक है? तो 5 से 11 दिया गया, 5 से 11, ठीक। तो बोला गया कि वो नागरिक नहीं होगा, बिल्कुल ठीक। और ये बात ना 5 में दी गई है। फिर 6 या 8 में क्या बोला गया कि वह नागरिक नहीं समझा जाएगा। तो जी हाँ, ये बिल्कुल ये कथन भी सत्य है क्योंकि वह नागरिक नहीं रहता है एवं अनुच्छेद 6-8 के आधार पर वह नागरिक नहीं समझा जाता है। तो बिल्कुल 1 और 2 दोनों ही सही है। तो इसको भी काट दीजिए और करेक्ट आंसर हमारा क्या आएगा? 1 और 2 दोनों। क्या आएगा? 1 और 2 दोनों, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग। आगे क्या है? जो भी मैंने अभी एक्सप्लेन किया वो वही चीज लिखा हुआ है, आप लोग इसको देख भी सकते हैं, ठीक। और हाँ, यदि आपको इसकी पीडीएफ प्राप्त करनी है तो आप इसकी पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे ये इस तरीके के पूरे क्वेश्चन है, क्वेश्चन के बाद में उसके एक्सप्लेनेशन पूरे के पूरे जितने भी आपके टॉपिक पॉलिटी में है वो पूरे के पूरे टॉपिक हमने कोशिश किया है कि उसको हम कवर करें। और साथ ही साथ यदि हम देखें तो इसीलिए आपको ये एमसीक्यू सीरीज में आप लोगों को करवाया जा रहा है जिससे आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिले और लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग है जहां पे आप बिल्कुल अपनी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो यदि आपको इसकी पीडीएफ प्राप्त करनी है तो आप हमें इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं जो है 9584532690। तो इस नंबर पर संपर्क करके आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत के नागरिकता अधिनियम में 2015 में हुए संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा एक परिवर्तन नहीं किया गया है? ध्यान दीजिएगा कि नागरिकता अधिनियम 2015 में कौन सा परिवर्तन नहीं किया गया है, आपसे पूछा। तो आज जाते हैं अपने ऑप्शन से। भारत के प्रवासी नागरिकों को अब भारत का प्रवासी नागरिक कार्ड कहा जाएगा, कार्ड धारक कार्ड कहा जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल कहा जाता है कि प्रवासी नागरिक को क्या कहा जाता है? प्रवासी नागरिकों को प्रवासी नागरिक कार्ड धारक कहा जाता है, ठीक। अनिवासी भारतीय भारत में निर्वाचनों के मत देने का हकदार है, मत देने का हकदार है। अनिवासी भारतीय भारत में नहीं रह रहा है लेकिन भारत के निर्वाचनों में मत देने का अधिकार है, ठीक। फिर उसके बाद भारतीय मूल के व्यक्तियों को भारत के प्रवासी नागरिकों के समकक्ष रखा जाएगा, यानी कि भारतीय मूल के जो लोग हैं, भारतीय मूल के व्यक्तियों को भारत के प्रवासी नागरिकों के समकक्ष रखा गया है। भारतीय मूल के व्यक्ति अब भारत आने के लिए आजीवन वीजा के हकदार होंगे। तो कल के ही सेशन में हमने देखा है कि ये बिल्कुल क्या है कि हकदार होते हैं, ये बिल्कुल होते हैं। क्या होते हैं कि आजीवन वीजा के हकदार होते हैं। फिर उसके बाद में हमसे पूछा गया कि कौन सा परिवर्तन नहीं किया गया है। बताइए
कि कौन सा परिवर्तन नहीं किया गया। फोर्थ वाला तो मैंने बता दिया कि हाँ बिल्कुल आजीवन। OCI कार्ड होल्डर्स है ये, ठीक है, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर्स है ये। तो क्या होगा इसमें सही? तो देखिए, यदि हम देखें जो अनिवासी भारतीय है वो भारत के निर्वाचनों में मत देने के हकदार है। ये क्या यह परिवर्तन पूछा गया, कौन सा परिवर्तन नहीं किया गया है? तो यदि हम देखें तो क्या किया गया है, अनिवासी भारतीय मत देने के हकदार नहीं हुए हैं। क्या किया गया है? नहीं हुए। मैंने क्या बताया था कि OCI जो होते हैं उनको हक देने का मत देने का अधिकार नहीं है, बल्कि वो आजीवन भारत में विदाउट वीजा आ सकते हैं, ये हक दिया गया है। किंतु यदि हम देखें कि मत देने का अधिकार किसको है, तो NRIs को है। किसको है? NRIs को है। लेकिन अनिवासी भारतीय ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, इनको बिल्कुल भी मत देने का हकदार नहीं है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या बनेगा? तो ऑप्शन नंबर बी। बाकी जितने भी लिखे हैं कि उनको, जी हाँ, प्रवासी नागरिकों को अब प्रवासी नागरिक कार्ड धारक कहा जाता है, और ये भारतीय मूल के व्यक्तियों को भारत के प्रवासी नागरिकों के समकक्ष ही रखा जाता है, क्योंकि ये भारतीय मूल के हैं तो प्रवासी नागरिकों के समकक्ष ही हैं, ठीक। और भारतीय मूल के व्यक्ति अब भारत आने के लिए आजीवन वीजा के हकदार होंगे। बिल्कुल ये भी कथन जो है आपका सत्य है। तो यानी कि सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी है, ठीक। ये वही चीज लिखा गया है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। भारत के संविधान की उद्देशिका में समाजवादी शब्द निम्नलिखित में से किस एक संशोधन अधिनियम के माध्यम से अंतर्विष्ट किया गया था? बताइए। 41वें, 42वें, 43वें या 44वें संशोधन अधिनियम के द्वारा आपसे पूछा जा रहा है समाजवादी शब्द हमारे भारत की उद्देशिका में कब शामिल किया गया? बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा। तो देखिए, यदि हम बात करते हैं कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कब आया? तो ये आया 1976 को आया। कब आया? 1976 को आया। साथ ही साथ में तो उस समय ये इस संशोधन अधिनियम के द्वारा हमारे उद्देशिका में प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में क्या किया गया? सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी को क्या किया गया है? शामिल किया गया है। तो ये आप लोगों को याद रखना है क्या क्या शामिल किया गया? समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता जिसको हम पंथ निरपेक्षता कहते हैं, एवं अखंडता शब्द जोड़ा गया है। क्या जोड़ा गया? अखंडता। अखंडता, पंथ निरपेक्षता एवं समाजवादी, ये 3 शब्द जोड़े गए हैं 42वें संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1976 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित उद्देश्यों एवं आदर्शों की व्याख्या संविधान में कहाँ की गई है? मूल अधिकारों में, मूल कर्तव्यों में, नीति निर्देशक सिद्धांतों में। यानी कि जो हमारी जो प्रस्तावना है, प्रियम्बल है, उसको कहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, ये बस पूछा गया है। तो केवल 1 है, केवल 2 है, 2 और 3 है, या 1, 2, 3 है? बताइए कहाँ पे इसको बताया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित उद्देश्यों एवं आदर्शों की व्याख्या संविधान में कहाँ की गई है? तो देखिए संविधान में कहाँ की गई है, यदि हम बात करेंगे ना, तो जो मूल अधिकार है हमारे, पहली बात तो यही बोला गया, मूल अधिकार, ठीक। तो मूल अधिकार के अंतर्गत आते हैं। मूल कर्तव्य है, हमारे कर्तव्य भी है, ठीक है, कि भारत की अखंडता को बनाए रखना है, बंधुत्व को बढ़ावा देना, बिल्कुल मूल कर्तव्य। नीति निर्देशक सिद्धांत है, बिल्कुल बताया गया है कि क्या करना है। DPSP क्या है? ये केवल और केवल राज्यों के लिए एक निर्देश की तरह है। तो हमारी उद्देशिका में यदि हमने किया हुआ है उसका क्वेश्चन, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, तो यदि आप उसको पढ़ोगे तो बिल्कुल ये तीनों ही जगह जो हमारी प्रस्तावना है उसके उद्देश्य एवं आदर्शों को क्या किया गया? व्याख्या उसकी की गई है। तो यानी कि 1, 2, 3 तीनों ही सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। क्या बनेगा? करेक्ट आंसर बनेगा। और पहले जो है हमारे उद्देशिका में जो है समाजवादी शब्द, पंथ निरपेक्षता एवं अखंडता, ये सब नहीं था। लेकिन जब 42वां संविधान संशोधन अधिनियम आया, कब आया? तो 1976 में जब आया, तो ये सब शब्द भी जोड़ दिए गए। धर्मनिरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता की यदि हम बात करेंगे ना, तो भारत पहले से ही धर्मनिरपेक्ष एवं या फिर हम बोले पंथ निरपेक्ष है, बस उसको ऑफिशियली दर्जा मिल गया कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ये जोड़ा गया, अदरवाइज आप जानोगे
तो बहुत जगह हमें जो है धर्म, क्योंकि हम धर्म के आधार पर कोई भेद नहीं करते हैं, हो गया धर्मनिरपेक्षता। हमारा कोई यदि हम देखें तो शासकीय धर्म नहीं है, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे सभी को अपने अपने जो भी वो करना चाहते हैं, यानी कि जिस भी धर्म का पालन करना चाहते हैं वो बिल्कुल कर सकते हैं। साथ ही साथ ये है कि यदि कोई किसी धर्म का पालन नहीं करना चाहता तो वो भी कर सकता है, यानी कि आस्तिक को भी सम्मान एवं नास्तिकों को भी सम्मान हमारे भारत देश में दिया जाता है। ठीक, यहाँ पे किसी भी धर्म को ना ही बढ़ावा दिया जाएगा और ना ही उसको नीचा दिखाया जाएगा। ठीक, तो ये बात ये तो पहले से था, लेकिन यदि हम देखें तो सेक्युलर वर्ड फिर हमारे प्रस्तावना या प्रियम्बल में जोड़ भी दिया गया। क्लियर है, समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। जो भी मैंने एक्सप्लेन किया ना वो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, कि क्या क्या है और क्या क्या, एक बार पढ़ लेते हैं, आइए देख लेते हैं। भारतीय संविधान के मूल अधिकार अमेरिका संविधान से लिया गया। बिल्कुल, फंडामेंटल राइट्स कहाँ से आया? तो फंडामेंटल राइट्स की यदि हम बात करें तो हमने अमेरिका से ही लिया, बिल्कुल सही है, यूएसए से हमने मूल अधिकार लिए हैं। तो मूल अधिकार वे अधिकार होते हैं जो व्यक्ति के जीवन के लिए ध्यान दीजिएगा, जीवन के लिए मूलभूत एवं अपरिहार्य होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते, नागरिकों को प्रदान किए गए हैं, ठीक है। और मूल अधिकार का मुख्य उद्देश्य राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना है। राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना हो जानी चाहिए जहां सबको अधिकार है। सिंपल है ना, लोग यहाँ पे यानी कि सबको अधिकार दिया जाएगा, स्वतंत्रता है, ठीक है। फिर उसके बाद में देखें, भारतीय संविधान में प्रारंभ में मूल कर्तव्यों का वर्णन नहीं था। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये वाले को जब हम लोग मूल कर्तव्य पढ़ेंगे तो वहां पे एमसीक्यू फिर से आएगा, लेकिन फिर भी यहाँ से जानते रहिए आप लोग कि यदि हम देखें तो हमारे भारत देश के जो संविधान है हमारा, तो उसमें कहीं पे भी मूल कर्तव्यों का वर्णन नहीं हुआ था। किंतु स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति के आधार पर क्या हुआ, तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में जो है मूल कर्तव्य भी जोड़ दिए गए, ठीक है। और संविधान समिति का विचार था कि जहां संविधान में नागरिकों के लिए मूल अधिकारों का प्रावधान है वहां उनके लिए मूल कर्तव्यों का उल्लेख होना चाहिए। ये नहीं कि हम केवल राग अलाप रहे हमारा ये अधिकार अधिकार अधिकार, अधिकार तो है लेकिन कर्तव्य भी तो होने चाहिए। अधिकार तो बिल्कुल आपको है, एक भारतीय होने के नाते आपको बिल्कुल अधिकार है, किंतु आपके कुछ कर्तव्य भी हैं, ठीक। तो यहाँ पे ये बताया गया, क्योंकि अधिकार एवं कर्तव्य एक दूसरे के अन्योन्याश्रित हैं, यानी कि एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है। और नीति निर्देशक तत्वों की बात करेंगे ना, तो हमारे राज्य के सम्मुख कुछ सिद्धांत उपस्थित करते हैं जिनके पालन द्वारा देश के नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक एवं नैतिक उत्थान हो सकता है। यदि आप नीति निर्देशक सिद्धांतों का पालन करें तो नागरिकों को क्या होगा, सामाजिक, आर्थिक एवं नैतिक उत्थान हो सकेगा। और इस प्रकार संविधान की परिभाषा में वर्णित उद्देश्यों एवं आदर्शों की व्याख्या हम ये उपर्युक्त तीनों विकल्पों में मिलती है। यानी कि यदि हम देखें तो फंडामेंटल राइट्स भी है, फंडामेंटल ड्यूटीज भी है और डीपीएसपी भी है। ये तीनों को मिलाकर के क्या बना है, प्रियम्बल बना है, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देख लेते हैं। ये आया हमारा क्वेश्चन, हमसे पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उद्देशिका के क्यों, क्योंकि हमारा टॉपिक उद्देशिका एवं नागरिकता, तो उसी से प्रश्न बनेंगे। तो उद्देशिका को संविधान की कुंजी कहा जाता है। कहा जाता है क्या, सोचिए आप लोग। उद्देशिका के अनुसार संविधान में निहित समस्त शक्ति का स्रोत भारत के लोगों के द्वारा निर्वाचित, भारत के लोगों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि है। यहाँ पे बोला गया कि उद्देशिका बोलती है कि समस्त शक्ति ना जो भारत के लोगों द्वारा जो निर्वाचित प्रतिनिधि है उनके पास है और वह सर्वोच्च संप्रभुता धारण करते हैं, यहाँ पे बोला गया। फिर बोला जा रहा है बेरूबारी का जो केस हुआ था ना 1960 में, तो उसमें उच्चतम न्यायालय ने उद्देशिका को संविधान का अंग मानने से इंकार कर दिया, इसलिए संसद इसमें संशोधन नहीं कर सकती है। संशोधन नहीं कर सकती है, क्या ये बात सही लग रही है क्या, बताइए क्या है क्या नहीं। आपसे आपके ऑप्शन है केवल 1, केवल 2 और 3, केवल 1 और 2, केवल 1 3, बताइए
तो यहाँ पे यदि हम देखें तो भारत के लोगों के पास में शक्ति है, भारत के लोगों के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि की तो बात ही नहीं की गई है उद्देशिका में, निर्वाचित प्रतिनिधि की तो बात ही नहीं की गई है। तो ये बिल्कुल इसको काट देते हैं हम लोग पहले ऑप्शन नंबर 2 को, और बाकी हमारे जहां पे भी 2 लिखे हैं उसको तो पहले काट दीजिए। 2 इसमें लिखा है काट दो, 2 इसमें लिखा है काट दो। 1 तो बिल्कुल सही है, पढ़ने की जरूरत नहीं। 3 को पढ़ लो कि बेरुबारी यूनियन में उच्चतम न्यायालय ने उद्देशिका को संविधान का अंग मानने से इनकार कर दिया और इसलिए संसद इसमें संशोधन नहीं कर सकती है। तो यदि हम बेरुबारी क्या केस देखें तो इसमें क्या निर्णय लिया गया था, तो इसमें निर्णय लिया गया था कि उद्देशिका जो है ना, उद्देशिका संविधान का अंग नहीं है, ये बोला गया था। ठीक है, साथ ही साथ तो यहाँ पे क्या समझना चाहिए, जब अंग नहीं है बोल दिया गया और संविधान की भाषा ये अस्पष्ट है कि वहां उद्देशिका क्या है, कि यदि हम देखें कि ये उद्देशिका जब अंग ही नहीं है, जब अंग ही नहीं है तो इसीलिए संसद इसमें संशोधन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यदि संविधान का अंग है तो ठीक है संशोधन किया जाएगा। लेकिन ना केशवानंद भारती केस हुआ, केशवानंद भारती केस हुआ, ठीक है, जो कि 1973 वाला केस हुआ, केशवानंद भारती केस। तो इसमें क्या बोला गया है, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूर्व निर्णय को ही पलट दिया, और पूर्व निर्णय क्या था कि ये उद्देशिका अंग नहीं है। पहला जो बेरुबारी आया जो केस, यानी कि 1960 वाला बेरुबारी केस, इसमें बोला गया कि उद्देशिका ना अंग ही नहीं है। लेकिन जब केशवानंद भारती केस आया 1973 वाला, तो इसमें बोला गया, ये क्या था, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला था। ठीक है, तो इसमें बोला गया कि उद्देशिका क्या है, अभिन्न अंग है, यानी कि मान लिया गया कि प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि उद्देशिका हमारे भारतीय संविधान का अंग है। और इसीलिए फिर क्या किया गया कि हम क्या कर सकते हैं, प्रियम्बल को अमेंड भी कर सकते हैं। जब हम प्रियम्बल को अमेंड कर सकते हैं तो बिल्कुल हमने अमेंड भी किया, और 1976 को हम लेकर के आए 42वां संविधान संशोधन अधिनियम। ठीक, और उसके माध्यम से हमने 3 शब्द को जोड़ा, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रेशन। तो ये चीज को आप लोगों को याद रखना है कि किस तरीके से, कैसा पूरा ये इसका विकास क्रम क्या था। साथ ही साथ लेकिन आपको पता है ये बोल दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि बेसिक स्ट्रक्चर, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल वायलेट नहीं होना चाहिए, यानी कि उसमें कहीं पे परिवर्तन आ रहा है तो बिल्कुल अमान्य घोषित हो जाएगा। तो यदि हम देखें तो मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, ऐसा बोल दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ठीक, आई होप इतनी चीजें क्लियर हुई होंगी, यानी कि ये जो ऑप्शन नंबर 3 है बिल्कुल सही है। तो सही पूछा गया है तो केवल 1 और 3 सही है हमारा। ठीक, अब देखो ऐसे में ही हम आकर के फंस जाते हैं ना, क्या होता है क्या नहीं है हमें समझ में नहीं आता है। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग कि पहले बोले बेरुबारी वाला केस आया तो बोले कि अंग नहीं है, फिर उसके बाद केशवानंद भारती वाला केस आया तो पलट गए, बोलते कि हाँ बिल्कुल अंग है, आप इसको संविधान क्या कर सकते हो, संशोधन भी कर सकते हो। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि कहीं हमारे भारतीय संविधान का यदि हम देखें जो बेसिक स्ट्रक्चर है, हमारा जो मूल ढांचा है वो कहीं पे भी परिवर्तित ना हो जाए। ये बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि उसमें परिवर्तन नहीं हो सकता। बाकी तो ठीक है, आप जो इच्छा करना चाहें आप वो कर सकते हैं। ठीक है, जो मैंने बताया है वो वही सब लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 क्या है हमारा, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 27। हमसे बोला जा रहा है किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता निलंबित की जा सकती है। कब निलंबित की जा सकती है? यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है। स्वेच्छा से क्या करता है? ग्रहण कर लेता है, बिल्कुल सही है, दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं। किसी भारतीय स्त्री द्वारा विदेशी पुरुष से विवाह करने पर यानी कि भारतीय नागरिकता निलंबित हो जाएगी, निलंबित हो जाएगी। यानी कोई भारतीय स्त्री यदि विदेशी पुरुष से विवाह कर लेती है तो फिर उसके बाद में बोला गया है कि यदि वह किसी विदेशी राष्ट्र से युद्ध के दौरान वह शत्रु की सहायता पहुंचाने की गतिविधियों में लिप्त पाया जाता है तो भी निलंबित हो जाएगी उसकी नागरिकता। ठीक है, बिल्कुल सही है, तो बिल्कुल सही लग। यदि वह नागरिकता के दायित्वों से परिचित नहीं है, ये कौन सी बात है? दायित्वों से परिचित, आज तक हमें अपने को नहीं पता है कि भारतीय होने के आखिरकार कर्तव्य क्या है। यदि कर्तव्य पता होते तो इतना ज्यादा हम क्या
अपने देश के प्रति यदि हम देखें तो हम भारतीय जो हमारी जो धरोहरें हैं, क्या हम उसको क्या कर रहे होते हैं, हम उसको सहेज रहे होते, क्या हम सहेज रहे हैं? यदि हम देखें तो आज सदगुरु को सेव सॉइल मूवमेंट चलाने की आवश्यकता है। हम मिट्टी बचाओ आंदोलन उन्होंने चलाया है, ठीक है। ईशा फाउंडेशन आप लोग बिल्कुल सुने होंगे, जानते होंगे, ईशा फाउंडेशन, उनको चलाने की हम अपने कर्तव्यों को, हम अपने दायित्वों को समझें। एक नागरिक हो, भारतीय नागरिक होने के नाते भारत माता के प्रति हमारी क्या केवल बॉर्डर में चला जाना ही आपको ये टैग नहीं दिलवा देगा कि आप एक सच्चे देशभक्त हैं। जी नहीं, हम अपने स्तर पर अपने कर्तव्यों का भलीभांति यदि निर्वहन करते हैं तो भी हम अपनी भारत माता के प्रति अपनी श्रद्धा को समर्पित कर सकते हैं। बिल्कुल, तो ये तो आज तक नहीं पता चला कि हमारे दायित्व क्या है, तो ये तो बिल्कुल एकदम इसको काट ही दीजिए। पूछा गया है कि सही उत्तर बताना है। भारतीय नागरिकता निलंबित इस आधार पर हो जाएगी क्या कि आपको यदि दायित्व नहीं पता है? तो दायित्व तो कितने सारे लोगों को नहीं पता है, कोई दिक्कत नहीं है, 4 को काट दो। जैसे हमने 4 को काटा तो ये दोनों तो ऑप्शन बिल्कुल एलिमिनेट हो गए, ठीक। फिर उसके बाद फर्स्ट तो बिल्कुल सही है, और उसके बाद में यदि हम देखें कि 2 और 3, 2 तो बिल्कुल सही क्योंकि दोनों ही ऑप्शन में ए और बी में दोनों। 3 को बस देख लो कि यदि वह किसी विदेशी राष्ट्र से युद्ध के दौरान वह शत्रु की सहायता पहुंचाने की गतिविधियों में लिप्त पाया जाता है तो वह नागरिकता के दायित्वों से परिचित गतिविधियों में लिप्त पाया जाता है। जी हाँ, यदि भारत का किसी दूसरे देश के साथ में युद्ध चल रहा है और उस समय आपने यदि किसी भी प्रकार की गतिविधियों में आप लिप्त हो तो आप पर देशद्रोह का चार्ज लगता है और देशद्रोहियों की भारतीय नागरिकता निलंबित का प्रावधान है। तो यहाँ पे यदि हम देखें तो ये बिल्कुल, यदि ऑप्शन नंबर बी के साथ में हम जाए तो ये बिल्कुल हमारा आंसर सही निकलेगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। और साथ ही साथ आपको पता है यदि कोई व्यक्ति 7 साल तक लगातार भारत से बाहर में रहता है तो उसकी भी नागरिकता छीन जाती है, ये भी ध्यान दीजिएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है आपको? तो और यदि हम देखें कि ये वाली बात बिल्कुल सही है कि यदि भारतीय स्त्री किसी विदेशी पुरुष से विवाह कर लेती है तो उसकी भी भारतीय नागरिकता निलंबित हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में। क्या हमारा 28 नंबर का क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। चलिए करते हैं हम लोग विचार, और दिए गए कोड की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सा सही है। बिल्कुल बताएंगे, पूछिए तो सही। क्या बोला गया है हमसे कि संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट्स शब्द प्रयुक्त हुआ है क्योंकि भारतीय राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। यूनियन ऑफ स्टेट बोला गया है हमारे यहाँ, यूनियन ऑफ स्टेट्स बोला गया है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ ना भारतीय राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। क्या हमारे भारत के राज्य भारत से अलग हो जाते हैं क्या? अलग हो पाते हैं? जी नहीं हो पाते। तो बिल्कुल यूनियन ऑफ स्टेट तो यूज किया गया है। फिर एसके धर आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार की अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी थी। पता नहीं, देखेंगे। पंडित नेहरू, सरदार पटेल और पट्टाभी सीतारामैया की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई आधार के पक्ष में नहीं थी। भाषाई आधार के पक्ष में नहीं थी, ये कौन सी बात है बताइए? केवल 1, 2, 1, 3 उपर्युक्त सभी, यानी कि तीनों ही सही है। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा यहाँ पे? करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा यहाँ पे? हमसे पूछा जा रहा है कि क्या यूनियन ऑफ स्टेट्स बोला जाता है और भारतीय राज्यों को क्या अलग होने का अधिकार नहीं है क्या? जी हाँ, बिल्कुल, ये तो बिल्कुल सही है। फिर बोला जा रहा है कि जो पंडित नेहरू और सरदार पटेल और पट्टाभी सीतारामैया, इनको मिलाकर के जो कांग्रेस कमेटी बनी थी ना, उसमें राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई आधार के पक्ष में नहीं थे, यानी कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं होना चाहिए। क्या ऐसा था क्या कि ये कमेटी नहीं मानती थी? यदि हम देखें तो इसको जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और पट्टाभी सीतारामैया, इनकी अध्यक्षता में ये जो कांग्रेस कमेटी बनी थी तो उसने क्या माना? तो उसने ये माना था कि भाषा के आधार पर क्या होना चाहिए? भाषा के आधार पर, बिल्कुल। यहाँ पे यदि हम देखें क्या पूछा गया हमसे, कूट की सहायता बताइए कौन सा सही है। तो उन्होंने क्या माना था कि भाषाई आधार के पक्ष में नहीं थे, जबकि भाषाई आधार राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर बिल्कुल होना चाहिए। तो ये बिल्कुल गलत है। 3 गलत, तो ये दोनों गलत। 1 बिल्कुल सही है, जो कि हमने देख लिया। अब ये बताओ, एसके धर आयोग के विषय में आपसे पूछा जा रहा है।
एसके धर आयोग के विषय में आपसे पूछा जा रहा है कि इन्होंने क्या कहा है, क्या कि राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार की अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी। यानी कि भाषा के आधार की अपेक्षा के बजाय आप प्रशासनिक सुविधा को देखो कि जैसे कि हमारा मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ, क्यों? प्रशासनिक सुविधा के आधार पर अलग हुआ कि एडमिनिस्टर करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, तो बिल्कुल विभाजित कर दो। ठीक, ये आधार बनाया गया था। अब आप लोगों को ये बताना है कि एसके धर ये बोल रहा था कि प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दो और भाषा के आधार की अपेक्षता, यानी कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर नहीं बल्कि प्रशासनिक सुविधा के आधार पर होना चाहिए। तो देखिए, यदि हम एसके धर कमीशन की बात देखें ना, तो उन्होंने क्या कहा था कि भाषा के आधार पर ही होना चाहिए, ना कि उन्होंने प्रशासनिक सुविधा के बारे में नहीं कहा। यानी कि एसके धर कमीशन याद रखिएगा, एसके धर कमीशन जो है उन्होंने माना कि भाषा के आधार पर ही राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 ये तो बिल्कुल गलत है। तो केवल 1 और 2, तो केवल 1 और 2 बिल्कुल सही है यहाँ पे हमारा आंसर। ठीक है, आइए देखते हैं क्या है क्या नहीं, इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। भारतीय संविधान के प्रथम अनुच्छेद में कहा गया है, क्या कहा गया है? भारत राज्यों का एक संघ होगा। भारत क्या होगा? राज्यों का एक संघ होगा। और भारतीय संविधान में भारत को राज्यों का संघ कहा गया। क्या कहा गया? भारतीय संविधान को भारत को राज्यों का संघ कहा गया। लेकिन यह संघ शब्द संविधान में कहीं भी प्रयोग नहीं हुआ है। ध्यान दीजिएगा, संघ शब्द का कहीं भी प्रयोग हुआ नहीं है, किंतु बोला गया है कि भारत क्या है? राज्यों का एक संघ है, राज्यों का एक संघ है। और राज्यों का संघ, इस शब्द का अर्थ है कि एक देश का नाम और दूसरी राज्य पद्धति का प्रकार। एक पहला क्या है? संघ होना मतलब कि देश का नाम होना चाहिए और राज्य की पद्धति भी होनी चाहिए। ठीक है, यह संघ है, विभक्त नहीं हो सकता, यानी कि आप टुकड़े टुकड़े नहीं कर सकते। संघ है ये क्योंकि पूरा देश एक है जो विभिन्न राज्यों में प्रशासनिक सुविधा के लिए बंटा हुआ है। प्रशासनिक सुविधा नहीं हो रही, अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है। ठीक है, और भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की मांग को लेकर के जून 1948 में एसके धर ने, कब? जून 1948 में एसके धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांतीय आयोग का गठन किया गया है। ठीक है, भाषाई प्रांतीय आयोग का गठन किया गया और इस आयोग ने दिसंबर 1948 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर न होकर प्रशासनिक व्यवस्था के आधार पर होना चाहिए। किसमें बोला गया? इस रिपोर्ट में बोला गया। ठीक है, बिल्कुल सही। फिर जेबीपी समिति के सदस्यों जैसे कि जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारामैया ने अप्रैल 1949 को अपनी रिपोर्ट दी। इस रिपोर्ट में औपचारिक रूप से कहा गया कि राज्यों का पुनर्गठन प्रशासनिक आधार पर न होकर भाषाई आधार पर होना चाहिए। किस आधार पर होना चाहिए? प्रशासनिक सुविधा मत देखो, प्रशासनिक आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं बल्कि भाषा के आधार पर। कहाँ पे कौन कैसी भाषा बोलता है और उस आधार पर क्या कर दो? विभाजन, या फिर हम बात करें कि बिल्कुल अलग अलग करना है भाषा का आधार बना करके। ठीक है, तो यहाँ पे आई होप बिल्कुल एक्सप्लेनेशन आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। एक संघीय राज्य व्यवस्था में निम्न में से कौन से शामिल होते हैं? संघीय राज्य व्यवस्था पूछा गया आपसे। ठीक है, कौन से तत्व शामिल होते हैं? समन्वय के लिए तंत्र पूछा जा रहा है आपसे। समन्वय के लिए तंत्र, राज्यों के मध्य संबंध, संघ और राज्य के बीच संबंध, विवादों को सुलझाने के लिए तंत्र बोला गया है। कौन से शामिल होते हैं संघीय राज्य व्यवस्था में? ये आपसे पूछा गया, बताइए क्या होगा यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर। यदि हम संघीय राज्य व्यवस्था की बात करें ना, तो यहाँ पे आप पाएंगे कि समन्वय के लिए तंत्र भी बताया गया है, राज्यों के मध्य संबंध भी बताया गया एवं संघ और राज्यों के बीच का संबंध आया है और विवादों को सुलझाने के लिए तंत्र आया है। क्या आया? विवादों को सुलझाने के लिए यह तंत्र आया है। तो यहाँ पे हमारा 1 2 3 4, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। यदि समझ में आ गया तो फिर अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं।
देखिए क्या लिखा है, संघीय राज्य व्यवस्था में संघ और राज्यों के बीच का संबंध, राज्यों के बीच आपस में संबंध, पारस्परिक समन्वय के लिए तंत्र तथा विवादों को सुलझाने के लिए तंत्र, ये चारों आवश्यक है। ये क्या, ये चारों ही आवश्यक है। जो ऊपर लिखा गया है समन्वय का तंत्र, राज्यों के मध्य संबंध, संघ और राज्यों के बीच का संबंध और विवादों को सुलझाने के लिए तंत्र, ये बिल्कुल यदि हम देखें तो संघीय राज्य व्यवस्था के गुण माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान की उद्देशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? उद्देशिका स्वयं न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। उद्देशिका स्वयं न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। फिर बोला गया उद्देशिका उन उद्देश्यों को बताती है जिन्हें संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ाना चाहता है। उद्देशिका उस स्रोत को इंगित करती है जहां से संविधान अपना प्राधिकार प्राप्त करता है। तो यहाँ पे आपको बताना है उद्देशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। क्या बोला गया, सत्य पूछा गया, तो बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर। तो उद्देशिका स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, क्या ये सही है क्या? जी हाँ। यदि हम बात करते हैं, हमसे बोला गया कौन सा कथन सत्य नहीं है, बोला गया है सत्य नहीं है। प्रवर्तनीय है कि नहीं उद्देशिका, सॉरी क्या बोला गया है, निम्न में से उद्देशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है बोला गया है। कौन सा कथन सत्य है? ठीक, तो उद्देशिका स्वयं न्यायालय में प्रवर्तनीय है, इसका क्या मतलब है? तो उद्देशिका न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, इसका ये मतलब होता है कि इसे कानून के द्वारा या न्यायालय के द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है, लागू नहीं किया जा सकता है। फिर उसके बाद में आया है, यदि हम बात करते हैं कि उद्देशिका उन उद्देश्यों को बताती है जिन्हें संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ाना चाहता है। जी हाँ, उन उद्देश्यों को ही तो बताना चाहती है उद्देशिका, तभी तो फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज, डीपीएसपी सब कुछ शामिल किए गए हैं। यानी कि वहां के यदि आप उनको पढ़ोगे तो आपको बिल्कुल, यदि आपने प्रियम्बल को पढ़ा है तो इनके डेफिनेशन के लिए आपको इसको पढ़ लेंगे, आप फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज और डीपीएसपी को पढ़ेंगे तो बिल्कुल समझ में तो आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या सही है? उद्देशिका उन उद्देश्यों को बताती है जिन्हें संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ाना चाहता है। ये क्या सही है क्या? जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। और यदि हम देखें तो ऑप्शन नंबर 2, अभी तक 2 ही सही है, यानी कि इसको काट दो। बिल्कुल ये तो श्योर है ना कि संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ाना चाहता है। उद्देशिका उस स्रोत को इंगित करती है जहां से संविधान अपना प्राधिकार प्राप्त करता है। तो उद्देशिका उस स्रोत को इंगित करती है क्या? उद्देशिका उस स्रोत को इंगित करती है क्या? तो संविधान अपनी शक्ति कहां से पाते हैं? तो सीधा जनता से पाते हैं। तो उस स्रोत को भी इंगित किया गया है, उस स्रोत को भी इंगित कर दिया गया बिल्कुल कि जनता से पाया जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 भी लग रहा है कि सही होगा। तो ये वाला काट दो, ये वाला काट दो, 3 होगा तो 1 2 3 ही होगा। उद्देशिका स्वयं न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। जी हाँ, उद्देशिका स्वयं न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, किंतु यदि हम देखें तो उसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। जी बिल्कुल, यदि प्रवर्तनीय की बात करेंगे तो जिसे क्या नहीं किया जा सकता, लागू नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल ठीक। तो यहाँ पे बताइए करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए बनेगा क्या? ऑप्शन नंबर ए बनेगा या फिर प्रवर्तनीय है, क्या बनेगा? प्रवर्तनीय का तो मैंने बता दिया, जिसे संविधान लागू यानी कि न्यायालय के द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। आप ये बताइए क्या उद्देशिका न्यायालय के द्वारा लागू किया जा सकता है या नहीं? सोच लीजिए और इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ये वाले सेशन को हम यहीं पे एंड करेंगे। 30 क्वेश्चंस में हमने स्टॉप किया है। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है ना, सीडीएस में पूछा भी गया, तो ये आप लोग अपने से बताएंगे। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप का आंसर क्या है। मैंने आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है, इसके आंसर मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। यदि आप लोगों के आंसर आते हैं तो ठीक, अदरवाइज हम तो कल डिस्कस करेंगे ही, लेकिन आप लोग कोशिश तो कीजिए कि आप लोगों से बन रहे हैं या नहीं। ठीक, इसी के साथ में आज की क्लास को हम एंड करेंगे। साथ ही साथ यदि आपको इसकी पीडीएफ को प्राप्त करनी है तो आप इस नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं, जो है 9584532690। इस नंबर पर आप
9584532690 इस नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं एवं जो भी समस्या परेशानी यदि किसी भी कोर्स को लेने से संबंधित है तो आप हमसे बिल्कुल बात करके आप कोर्स को परचेस कर सकते हैं। कोर्स कौन कौन से हमारे यहाँ, तो CGPSC, CG व्यापम, CGPSC, CG व्यापम, ABEO, ADEO एवं शिक्षक भर्ती, जो अभी शिक्षक भर्ती चल के बारे में खबर है, तो शिक्षक भर्ती के तीनों ही कोर्स, चाहे हम सहायक की बात करें, शिक्षक की बात करें, चाहे हम व्याख्याता की बात करें, तो ये तीनों ही कोर्स हमारे ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज के मोबाइल ऐप में अवेलेबल है। तो यदि आप इच्छुक हैं तो बिल्कुल आप लोग ज्वाइन कर लीजिए और वहां से आप लोग बिल्कुल कोर्स में अपना एनरोलमेंट करवा सकते हैं। इसी के साथ में आज की क्लास को मैं एंड करूंगी। आशा है कि आप लोगों को चीजें समझ में आई हो। इसका आंसर जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। और इसी के साथ में आप लोगों से विदा लेते हैं। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे हम। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन। जय हिंद, जय भारत।